किसका नुकसान होगा? मैंने कहा अगर वन नेशन वन इलेक्शन छोड़ दीजिए, जाति जनगणना अगर हो जाएगी, और मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर जाति जनगणना करा देंगे तो इनको क्या क्या देना पड़ेगा। इनको नौकरी देनी पड़ेगी, इनको रोजगार देना पड़ेगा, इनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, और इन सबसे ज्यादा समानता का अधिकार देना पड़ेगा। और ये कुछ भी हो जाए, आदमी और आदमी को बराबर मानने को तैयार नहीं है। इनको सबसे ज्यादा डर लगता है आदमी और आदमी के बराबर हो जाने से। इनका पूरा धंधा आदमी और आदमी के बीच की दूरी पर चलता है। तो ये धंधेबाज लोग, नफरत के धंधेबाज हमको बताते हैं लोकतंत्र क्या है, लोकशाही क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, डाइवर्सिटी क्या है। ये तो हम जानते हैं। और अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक ऐसी बात है जो पीढ़ियों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, और आप अगर वहां से आगे निकल गए हैं तो आपकी आने वाली नस्लें ये नुकसान झेलेंगी। और वो डर है शिक्षा को खत्म किए जाने का। इस मुल्क में पूरी तैयारी हो चुकी है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, यहां तक कि गरीब सवर्णों को पढ़ने नहीं देना है, क्योंकि जो आदमी पढ़ लिख जाएगा, जो लड़की पढ़ लिख जाएगी, वो आपके लिए लाठी उठाने से इनकार कर देगा। तो इस देश में ड्राइवरों की, दरबानों की, जूठे बर्तन धुलने वालों की कमी ना हो जाए, इसलिए पिछले दरवाजे से शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। आपको लगता होगा कि इसमें आपका फायदा है, लेकिन मैं बताता हूं, और मैं अपने तजुर्बे से बताता हूं, मेरे अपने पूरे जीवन में छठी क्लास से लेकर और पीएचडी तक एक भी रुपया मैंने प्राइवेट संस्थान को नहीं दिया। एक रुपया नहीं। मैंने किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई नहीं की, किसी प्राइवेट कॉलेज, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कहीं से कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग, कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे पिता की हैसियत नहीं थी। फिर भी मैं यहां तक पहुंचा तो क्या मुझे किसी सरकार ने पहुंचाया? क्या मुझे किसी पूंजीपति ने पहुंचाया? नहीं, मुझे और मेरी तरह के तमाम लोगों को, करोड़ों करोड़ लोगों को यहां तक इस देश के संविधान ने पहुंचाया। मुझे बाबा साहब ने यहां तक पहुंचाया है कि आज मैं आपसे बैठकर बात कर पा रहा हूं। मैं इस लायक हो पाया हूं कि आप दिल्ली से बुलाकर मेरी बात सुन रहे हैं। लेकिन यही अधिकार मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, आपके बच्चों के बच्चों को हासिल रहेगा कि नहीं, मुझे इसमें खतरा नजर आता है। जरा सोचिएगा कि इस देश में 479 राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, अलग अलग राज्यों के, जिनको हम स्टेट यूनिवर्सिटी कहते हैं। 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी जानते हैं कितने हैं? 455। 124 डीम्ड यूनिवर्सिटी इसमें से अलग है, उसमें से आधा प्राइवेट। मतलब 500 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस देश में प्राइवेट खोल दिए गए, जहां कोई पूछने वाला नहीं है कि फीस कितनी लेते हो और रिजर्वेशन देते हो कि नहीं। और पता है 1995 में इस देश में केवल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। एक से 500% हो गई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और सरकारी यूनिवर्सिटी पहुंची 479 पर 250 से। ये इस देश का भविष्य है। और ये जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, जो 58% है, उसमें 73% बच्चे पढ़ते हैं, और जो 23-24% बचता है उसमें 42% बच्चे पढ़ते हैं। आपको पता है ये नुकसान किसका है? आप नजर उठाकर देखिए
कि जो एमबीए की पढ़ाई हो रही है, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, जो टेक्निकल एजुकेशन हो रहा है, वो सब के सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्यों पढ़ा रही हैं? क्योंकि इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा के बच्चे इंजीनियर ना बन सके, क्योंकि इस देश के गरीब लोगों के बच्चे डॉक्टर ना बन सके, क्योंकि इस देश के पिछड़े दलितों, आदिवासियों के बच्चे मैनेजर ना बन सके, बड़े अधिकारी ना बन सके। इसलिए उनको एजुकेशन के सिस्टम से ही बाहर कर दो। तो अगर हम बचाना चाहते हैं अपने भविष्य को, अगर हम बचाना चाहते हैं संविधान को, अगर हम बचाना चाहते हैं लोकतंत्र को, तो इसका सबसे आसान और सरल रास्ता है कि अपनी शिक्षा को बचाओ, अपनी शिक्षा को बचाओ। अगर आने वाली नस्लें तुमसे सवाल कर देंगी कि जब इस देश के विश्वविद्यालयों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा था, जब इस देश के अस्पतालों को निजी अस्पताल हाथों में सौंपा जा रहा था, जब इस देश की पूरी व्यवस्था को नीलाम किया जा रहा था, तब आप क्या कह रहे थे? अगर आपने लड़ाई लड़ी है तो आप कहेंगे कि हम नागपुर के किसी हॉल में बैठकर इसका विरोध कर रहे थे, और नहीं तो हमारी और आपकी नजरें अपने बच्चों के सामने झुकी हुई होंगी। उस रोज की तैयारी कीजिए। और यह बात बहुत बड़ी है कि अगर हम और आप एजुकेशन के सिस्टम से बाहर कर दिए गए तो हमको किसी जानवर के नाम पर, किसी मंदिर के नाम पर, किसी मस्जिद के नाम पर, किसी गुरुद्वारे के नाम पर, किसी गिरजाघर के नाम पर हमारे बच्चों के हाथों में तलवारें और लाठियां थमा दी जाएंगी, क्योंकि वो ऐसे बेरोजगारों की खोज में। एक बड़ा बुनियादी सवाल आपसे पूछता हूं। जो लोग कहते हैं कि पिछले 1500 साल का हिसाब लेना है, जो लोग कहते हैं कि हर मस्जिद को खोद डालो, जो लोग कहते हैं कि हर इबादतगाह को खोद डालो, मैं कहता हूं खोदना तो जरा और गहरा खोदना, पता चला वहां से बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं। लेकिन वो गहराई में खोदने से डरते हैं, वो ज्यादा गहराई में जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको अंत में हमारे और आपके बच्चों के हाथों में तलवारें और लाठियां थमानी। जरा हिसाब देखिए साहब, इस देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा कार्तिकेय पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी यूएसए से कानून की पढ़ाई करके आता है। राजनाथ सिंह का बेटा लीड्स यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम से पढ़ाई करता है। पीयूष गोयल का बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है। रविशंकर प्रसाद का बेटा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है। निर्मला सीतारमण की बेटी अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करती है। प्रकाश जावड़ेकर का बेटा बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, एस जयशंकर का बेटा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी अमेरिका से, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा येल यूनिवर्सिटी से, हरदीप सिंह पुरी की बेटी वार्विक यूनिवर्सिटी से, गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीए करती है। और हमको और आपको बताया जा रहा है कि हाथों में लाठियां उठाओ, एक कौम को खत्म कर दो, वरना तुम लोग खत्म हो जाओगे। अरे गद्दारों, इस मुल्क को समझाओ कि अपने एजुकेशनल संस्थानों को बचाओ, नहीं तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हम तो लोकतंत्र को बचाएंगे, हम तो अपने एजुकेशन सिस्टम को बचाएंगे। और एक चीज जो बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि ये जो लोग अमेरिका और इंग्लैंड से पढ़ाई करके आए हैं, वो क्या करते हैं? यही लोग हमारे बच्चों को कहते हैं कि तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमको वेद विद्यालयों में जाने की जरूरत है, तुमको धोती पहनने की जरूरत है, तुमको टीका लगाकर किसी मंदिर का घंटा बजाने की जरूरत है, वरना इस देश में तुम जी नहीं पाओगे। तो हमारे बाल बच्चों को भिखारी बना देने की ये जो राजनीति है, इसको समझने की जरूरत है। एक सवाल पूछता हूं आपसे, और जरा ध्यान दीजिएगा। आप खुशकिस्मत हैं, आपके यहां कांवड़ यात्रा नहीं निकलती है। हमारे यहां जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो लोग भयभीत हो जाते हैं। यह अजीब धर्म का फलसफा चला है कि लोगों को डराने वाली चीज को वो धर्म कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये जो कांवड़ यात्राओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, कभी उनको कांवड़ में शामिल होते देखा है? कभी राजनाथ सिंह के बेटे को कांवड़ ढोते हुए देखा है?
कभी अमित शाह के बेटे को कांवड़ ढोते हुए देखा है? कभी नरेंद्र मोदी के बेटे को, नरेंद्र मोदी को खुद कांवड़ ढोते हुए देखा है? क्या आपने कांवड़ ढोते हुए देखा है लाल कृष्ण आडवाणी को? बाकी छोड़िए, योगी आदित्यनाथ तो संत हैं, कभी उनको कांवड़ ढोते हुए देखा है? मैं गारंटी देता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि एक तस्वीर नरेंद्र मोदी निकाल कर दिखा दे अपनी कांवड़ ढोते हुए, एक तस्वीर दिखा दे योगी आदित्यनाथ अपनी कांवड़ ढोते हुए, मैं अपनी पूरी पत्रकारिता खत्म कर दूंगा उसी रोज। जिन लोगों ने कांवड़ के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारे के नाम पर, चर्च के नाम पर सिर्फ हमको और आपको लड़ाया है, वो लोग बताते हैं कि यही चीज तुम्हारे लिए ठीक है। जानते हैं वो क्या कहते हैं? धर्म के नाम पर, वो धर्म के नाम पर इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को गाली देते हैं। कहते हैं तुम्हारी औकात यही है, तुम्हारी औकात यही है। किसी कांवड़ यात्रा की, किसी झुमटा यात्रा की, किसी चिमटा यात्रा की, किसी ताली यात्रा की, किसी थाली यात्रा की। तो मैं कहना चाहता हूं इस देश के तमाम बाबाओं को, जिनको जेलों से बाहर निकालने वाली हुकूमत हमको लोकतंत्र सिखा रही है, जिनकी हुकूमत गुंडों, मवालियों, बलात्कारियों, हत्यारों के बिना नहीं चल सकती, जो राम रहीम जैसे हत्यारे, लफंगे, गुंडे को आजाद सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ देते हैं, जो छोड़ देते हैं बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, जो छोड़ देते हैं आसाराम बापू जैसे दरिंदे को, वो कहते हैं कि तुमको अपने घरों में कैद रहना होगा। ये कायर और लिजलिजे लोग, ये डरपोक लोग हमको लोकतंत्र सिखाते हैं, लेकिन यह चलेगा नहीं। यह चलेगा इसलिए नहीं कि हम जानते हैं हमको क्या चाहिए, और इसी बात से यह डर रहे हैं। मैं फिर जातीय जनगणना पर आता हूं। यह बार बार जैसे ही आप संविधान की बात करेंगे, जैसे ही आप भागीदारी की बात करेंगे, वैसे वैसे ये वन नेशन वन इलेक्शन टाइप की किसी मूर्खता की बात करेंगे, क्योंकि इनके पास किसी जायज सवाल का कोई जवाब नहीं है। इनसे पूछो स्कूल कहाँ है, बोले अच्छा घंटा बजाओ। इनसे पूछो अस्पताल कहाँ है, बोलेंगे ताली बजाओ। इनसे पूछिए मास्क कहाँ है, कोरोना की दवाई कहाँ है, ये कहते थाली बजाओ, टॉर्च जलाओ। अरे ये देश तुम्हारा बंधक है, क्या चाहते हो कि इस देश के लोग हमेशा ताली, थाली, टॉर्च जलाते, बजाते, बुझाते रहें? नहीं, ये 10 साल में सारा तिलिस्म हवा की तरह उड़ गया है। लेकिन ये बात आगे जाएगी, और मैं बड़ी साफगोई से कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी की लड़ाई करते करते हम एक ऐसे खित्ते में चले जा रहे हैं जहां हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी होना तो बच जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी मस्जिदों को गिराना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे लोगों को मारना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि होशियार रहकर अपनी राजनीति चुनने की जरूरत है, और यह जिम्मेदारी इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह जिम्मेदारी इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की है कि वो इस देश के मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, बौद्धों को न सिर्फ सुरक्षित रहने दें, बल्कि उनके सुरक्षित होने का उनको यकीन दिलाएं। एक लोकतंत्र में सुरक्षित होना काफी नहीं है, एक लोकतंत्र में सुरक्षित होने का यकीन होना लोकतंत्र को गरिमा देता है, उसको उदार बनाता है, उसको खूबसूरत बनाता है। तो ये बचाने की जिम्मेदारी है, और नहीं तो एजुकेशन सिस्टम से बाहर करके सबके हाथों में तलवार थमा दिया जाएगा। जरा सोच कर देखिए, क्या नरेंद्र मोदी को ओबीसी होने की छूट दी जा सकती है? क्या ओबीसी होने के नाम पर आपको मुसलमानों की गर्दनें उतारने की छूट दी जा सकती है? इस देश का संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी खुलेआम चिल्लाता है कि कटोगे तो पटोगे। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आप जानते हैं, और सिर्फ यही बात नहीं रुकेगी। इस देश की संसद में अगस्त के महीने में यह कहा गया कि जिनकी जात का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं।
तो आपको क्या लगता है कि जो बात मुसलमानों पर आएगी, जो बात सिखों ईसाइयों पर आएगी, उस बात से इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी अछूता रह जाएगा? संसद में चिल्लाकर कहा गया, सोचिए कि एक सांसद चिल्लाकर कहता है जब कटुए काटे जाएंगे, और दूसरा सांसद चिल्लाकर कहता है कि जिनकी जात का पता नहीं। ये दोनों बातें अलग अलग नहीं है साहब, उसी एक राजनीति का हिस्सा है। इस राजनीति को पहचानो, इस राजनीति को समझो और तय करो कि आपको क्या चुनना है। गले मिलने की राजनीति है एक तरफ, दूसरी तरफ गले उतारने की राजनीति है। आपको रास्ता तय करना पड़ेगा, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। गले मिलने की राजनीति और गले उतारने की राजनीति में हमारा रास्ता क्या हो, हमारी आने वाली नस्लों का रास्ता क्या हो, यह तय तो करना पड़ेगा। और नहीं तय करोगे तो सबकी लिस्ट तैयार है। आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। आज जो लोग इस बात पर चुप हैं कि यह बात मुसलमानों पर है, हम क्यों बोले, तो यहां मुझे ब्रेख्त याद आते हैं। ब्रेख्त जब नाटककार थे, कवि थे, और जब राज चल रहा था हिटलर का, उसने एक कविता लिखी जब सबको मारा जा रहा था, कि सबसे पहले वो मजदूरों के लिए आए, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं मजदूर नहीं था। फिर वो अध्यापकों के लिए आए, मतलब मारने के लिए आए, मैं तब भी खामोश रहा क्योंकि मैं अध्यापक भी नहीं था। फिर वो वकीलों के लिए आए, मैं तब भी चुप रहा, मैं वकील भी नहीं था। फिर वो कारोबारियों के लिए आए, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कारोबारी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए और तब मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। ये लड़ाई बहुत महीन तरीके से लड़ी जा रही है और इस लड़ाई को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान के एक वैज्ञानिक हैं परवेज होतबॉय, परवेज साहब कहते हैं वो पाकिस्तानी व्यवस्था से बड़े नाराज रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों उनका एक बयान आया और कहा, मुझे हैरानी है भारत भी हमारे ही रास्ते पर जाने लगा है। ये बात सुनने में जितनी खराब लगती है उससे ज्यादा डरावनी लगती है कि आज, बाकी छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने कहा कि बांग्लादेश बना दिया जाएगा। ये क्या हवा में बातें हो रही हैं? एक लफंगा जिसका नाम है यति नरसिम्हानंद, वो अजीब अजीब किस्म की बातें करता है एक खास कौम को लेकर, और वो छुट्टा घूमता है। और इसी देश की जेलों में तमाम लड़के लड़कियां, तमाम बुद्धिजीवी, तमाम प्रोफेसर, तमाम कार्यकर्ता पड़े हुए हैं साल दर साल से। आप बताइए साहब, क्या कसूर था कफील खान का? आप बताइए साहब, क्या कसूर प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े का? आप बताइए क्या कसूर सुधा भारद्वाज का? क्या कसूर तीस्ता सितलवाड़ का? आप बताइए